मेरावगढ़ में एक वरुण प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। वो अपनी महारानी निर्मला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन शाम का समय था। रानी अपने महल के बगीचे में कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। महारानी, सुना है आपकी माँ रानी नीलम ने मरने से पहले आपको एक बहुत ही कीमती हार दिया था। हाँ, माँ ने मुझे वो हार दिया था, पर मुझे उसके कीमती नगीने से नहीं, उस हार से प्रेम है, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं उसको संभाल कर रखती हूँ। आप उसको संभाल कर रखती है, ये तो आपका प्यार है महारानी, वरना जिसके पास ऐसा हार हो वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। कजरी, तुम ठीक कह रही हो महारानी, हम उस हार को एक बार देखना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर। महारानी ने जैसे ही उस हार को बक्से से बाहर निकाला, तभी वहाँ एक चील चींची करती हुई आ गई और महारानी के हाथ से वो हार अपनी चोंच में लेके आसमान में उड़ गई। महारानी भागते हुए राजा के पास आती है और उनको सारी बात बता देती है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? चील कैसे वो हार ले जा सकता है? यही सच है महाराज। मंत्री जी, महारानी का हार एक चील ले गया है, आप उसको जल्द से जल्द ढूंढे। महाराज, गांव में कुछ पक्षी पकड़ने वाले लोग भी हैं, आप बोलो तो उनको महल बुलवा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम गांव में डुगडुगी पिटवा दो। जो कोई भी महारानी के उस हार को ढूंढ कर लाएगा, महाराज उसको उपहार में आधा राज्य देंगे और राजकुमारी का विवाह भी उसी आदमी से करा दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महारानी निर्मला का हार एक चील लेके उड़ गया है। जो कोई भी उस चील से वो हार लेकर आएगा, राजा उसका विवाह राजकुमारी से कराएंगे। इतना ही नहीं, उसको आधा राज्य भी दिया जाएगा। गांव के कुछ लोग बहुत ही शिद्दत से उस चील को ढूंढने लगे। उन्हीं लोगों में से एक रमन नाम का लालची किसान भी था। अरे उस चील को तो मैं ही ढूंढूंगा और राजमहल का आधा हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा लूंगा। राजकुमारी से विवाह करने के बाद मैं राजा को मूर्ख बनाकर पूरा राज्य हड़प लूंगा और राजकुमारी और ये राज्य मेरे कदमों में होगा। हाँ। अरे जंगल में मेरा मित्र भेड़िया है ना, अब वही मेरी मदद करेगा। हाँ। इतना सोचकर वो जंगल में पहुंच गया। भेड़िया मुंह लटकाए बैठा हुआ था। क्या हुआ मित्र, ऐसे मुंह क्यों लटकाया है? कुछ नहीं भाई, तुम बताओ कैसे आना हुआ? मुझे एक चील की तलाश है, मुझे उस चील से रानी का हार चाहिए। बदले में मैं तुमको एक ताजा बकरी का मांस खिलाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम अपना वादा याद रखना, ठीक है? मैं उस चील को तो नहीं जानता, परंतु इसी जंगल में मेरी एक मित्र है लोमड़ी, वो हमें उस चील तक ले जा सकती है। भेड़िया और रमन दोनों लोमड़ी के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भेड़िया, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? जंगल में सब ठीक है ना? ये मेरा मित्र रमन है, इसको एक चील की तलाश है। उस चील के पास राजा का हार है, उसको वही हार चाहिए। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, परंतु उस चील को तो मैं भी नहीं जानती। वो तीनों जंगल के अंदर चल देते हैं। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि उनको किसी के चीखने की आवाज आई। अरे ये कौन चीखा? नो उस तरफ चल देते हैं जहाँ से वो चीख की आवाज आई थी। इस कुटिया के अंदर से ही आवाज आई थी, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। लोमड़ी, रमन और भेड़िया कुटिया के अंदर चले गए। अंदर आकर उन्होंने देखा एक साधु बाबा जमीन पर पड़े हुए थे। वो बुरी तरह तड़प रहे थे। बाबा, बाबा आपको क्या हुआ है? बेटा, मैं तो अपनी साधना में लीन था, अचानक ही एक जहरीले सांप ने मुझे आकर काट लिया। उसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुमको वो दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। ठीक है, आप हमें उपाय बताइए। यहाँ से आगे चलकर तुमको एक विराली का जंगल मिलेगा। उसी जंगल में शपूर नाम का एक जिन रहता है। वो जिन एक घास पेड़ की रक्षा करता है। उस पेड़ में जो पत्तियां है वो कोई साधारण पत्तियां नहीं, वो बहुत ही खास और जादुई किस्म की पत्तियां है। दुनिया के बड़े से बड़े विष को वो पत्तियां पल भर में काट सकती है। यदि तुम उस पेड़ की कुछ पत्तियां ले आओ तो मैं तुमको चील तक जाने का रास्ता बता दूंगा। रमन, लोमड़ी और भेड़िया तीनों ही विराली के जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। हम में से एक एक करके सपूर के पास जाओ और उसको अपनी बातों में उलझाओ और कुछ पत्तियां ले लो, जल्दी करो। मेरे प्यारे जिन, मेरी मदद करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपने आप पानी तक नहीं पी सकता, कल से प्यासा हूँ। पास में एक नदी है, क्या तुम मेरे साथ चलकर उस नदी का पानी मुझे पिला सकते हो? मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ, परंतु मैं यहाँ इस पेड़ की रक्षा कर रहा हूँ, यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तुमको आगे कोई और मिल जाएगा, तुम उससे मदद ले लेना, जाओ। ये सुनकर भेड़िया निराश होकर वहाँ से आ गया और अपने साथियों से बोला, मुझे नहीं लगता कि ये जिन हमें पत्तियां लेने देगा, ये तो चट्टान की तरह जम गया है। क्या आपने अभी मेरे बच्चों को यहाँ से गुजरते देखा है? मैं सिर्फ इस पेड़ पर नजर रखता हूँ, मुझे नहीं पता लोमड़ी।
मेरे बच्चों को कोई शिकारी उठा ले गया है। आप मेरी मदद कीजिए मेरे बच्चों को ढूंढने में। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। तुम आगे किसी के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। भेड़िया और लोमड़ी दोनों की चाल भी भंग हो जाती है। तभी रमन बोलता है, आखिरी मौका है हमारे पास। अगर अब भी जिन ने हमारी मदद नहीं की तो ये राज्य हाथ से चला जाएगा और राजकुमारी भी। ऐसे भी करके इस जिन को अपने झांसे में लेना ही होगा। रमन जिन की तरफ बढ़ा। उसने जानबूझकर जिन की तरफ अपनी पीठ की, जैसे उसको पता ही नहीं हो जिन उसके पीछे है। वो अपनी धुन में चला जा रहा था। बहुत जोर जोर से रोते हुए वो बोलता है, भगवान, मेरे 2 बैलों में से किसी एक को तो मिला दो। आपको तो पता ही है मैं अपने बैलों के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बिना खेती नहीं होगी तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। जिन उसकी तरफ बढ़ा। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम ऐसे अपनी जान देने पे क्यों तुले हो? तुम्हारे बैल मिल जाएंगे। क्या तुमने मेरी बात सुन ली? पर मैं ये तो किसी को नहीं बताना चाहता था। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं शरीर से बहुत कमजोर हूँ, बिना बैलों के काम नहीं कर पाता हूँ, नए बैल भी नहीं खरीद सकता, धन नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। रुको, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ। इतना बोलकर जिन उसके साथ पेड़ से थोड़ा आगे आ गया और रमन से बातें करने में इतना मगन हो गया कि उसको पता ही नहीं लगा कि पीछे लोमड़ी और भेड़िया उस पेड़ की पत्तियां तोड़ रहे हैं। पत्तियां तोड़ते ही लोमड़ी और भेड़िया वहाँ से भाग गई। रमन की नजर भी उन्हीं पे थी। जब उसने देखा लोमड़ी के मुंह में वो पत्तियां हैं, तो उसने जिन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो मैं अपनी जान दे देता। इतना बोलकर रमन भेड़िया और लोमड़ी के पास आ गया। वो पेड़ की पत्तियां लेके साधु बाबा की कुटिया में आए। रमन ने कुछ जल के साथ वो पत्तियां मिलाई और साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो गए। तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं भी अपना वचन पूरा करूंगा। इस जंगल के पहाड़ में जो घोंसला है वो चील उसी घोंसला में रहता है और वो हार अभी तक उसी चील के पास है। हाँ। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हुए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। अरे प्यारे चील, तुम हमें ये हार दे दो, बदले में जो आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। हाँ, ये हार तो वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं। अगर तुमको ये हार चाहिए तो तुमको मेरी 3 शर्त पूरी करनी होगी। हाँ, मेरी पहली शर्त, राजा को मेरे सामने लाना होगा। दूसरी शर्त, राजा अकेला होना चाहिए, मंत्री या राजमहल का कोई भी आदमी उसके साथ नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त, राजा को मुझसे माफी मांगनी होगी। हाँ। रमन महल आया। उसने राजा को सारी बातें बता दी। वो चील हमसे ये तीनों शर्त क्यों मनवाना चाहता है? पता नहीं महाराज, अब तो वो चील वहाँ से उड़ भी गया और बोल के गया है जब आप वहाँ जाएंगे तो ये हार दे देगा, इसके अलावा किसी और को नहीं देगा। आ गए राजन, बहुत प्रतीक्षा की मैंने आपकी। आ गए। हाँ हाँ, मैं राजा को ले आया हूँ। अब तुम बताओ, तुमको राजा से माफी क्यों मंगवानी है? बहुत समय पहले की बात है, हम 2 भाई थे, बड़े ही आजाद से आसमान में दोनों भाई भोजन की तलाश में एक दिन उड़ रहे थे। तभी राजा ने मेरे भाई को तीर मार दिया, जिससे मेरा भाई मर गया और मैं उसके बिना जैसे अपनी सांसें पूरी कर रहा हूँ। गलती तो मुझसे हुई है, हमने तुम्हारे भाई को मार डाला। अब समय रहते इस गलती को ना सुधार पाए तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई की जान ली, हमसे भूल हो गई, हमने तुम्हारे भाई को मार डाला। अब मैं सुकून से मर पाऊंगा। अपने भाई के हत्यारे से बस माफी ही मंगवाना चाहता था। इतना बोलकर चील ने वो हार राजा को दे दिया। हार देख के राजा बहुत खुश हुए और रमन को मानो कि सीने पे सांप लौट गया हो। ये आप हमें दे दीजिए, हम महल जाकर आपको लौटा देंगे। आप तो राजा हो, ऐसे बोझ लेके चलने की आदत नहीं होगी ना आपको? हाँ? ये बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तुमने वाकई ही बहुत मेहनत की है इस हार को ढूंढने में, इसका इनाम हम तुमको जरूर देंगे। राजा ने रमन को खुद से ही ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो बोले, अरे क्या हुआ रमन, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो ऐसे? नहीं तो महाराज, वो बस थोड़ी सी थकान आ रही थी। बहुत मेहनत की है ना इस हार को ढूंढने में। हाँ, मेहनत तो तुमने बहुत की है और इनाम भी तो बनता है। हाँ। राजा ने महल आकर रमन को कुछ धन दिया और विदा कर दिया। ना उसको राजकुमारी मिली, ना आधा राज्य। वो हाथ मलते रह गया।